Go. Audio Jungle. आदाब, मैं जिया अहमद आज का भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में अपने देश में एक फिल्म को लेके बहुत इशू बनाया गया है और इशू बनाया जा रहा है। ये इशू यहां तक के बढ़ गया है क्योंकि इस फिल्म को लेके देश के प्राइम मिनिस्टर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका प्रोमो कर रहे हैं। तो ये अजीब सी बात देशवासियों के सामने ये पहली बार आ रही है। देश का प्राइम मिनिस्टर एक फिल्म के बारे में कुछ कह रहा है और वो एक ऐसी फिल्म जिसमें सांप्रदायिक दंगों को लेके, सांप्रदायिकता को लेके और एक विशेष मजहब को टारगेट बना के दिखाया गया है और उसको विलन के तौर पे पेश किया गया है। ऐसी फिल्म को लेके प्राइम मिनिस्टर देश का उस फिल्म की तारीफ करता है। ये देश में पहली बार हो रहा है, जबकि राजनेता ऐसी फिल्मों को के लिए देश के हित में कभी उसका समर्थन नहीं करते हैं और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए करके ऐसा वो कहते भी नहीं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसी फिल्म की तारीफ कर रहा है। खैर, तो आइए हम वो फिल्म का नाम है, इसी फिल्म को लेकर आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल। अब कश्मीर फाइल बोलने के बाद तो जाहिर सी बात है कि इसमें कश्मीर को और कश्मीर की सियासत और कश्मीर को लेके ही बनी है। लेकिन उसमें जो दृश्य बताए गए हैं, जो स्टोरी ली गई है, क्या एग्जैक्ट जिस तरह की स्टोरी उसमें बताई गई, क्या एग्जैक्ट वैसी के वैसी पूरी स्टोरी उसमें वैसी बताई गई है? क्या उसमें कुछ मसाला लगाया गया है या कुछ उसमें बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है? ये भी सोचने की बात है। देखो दोस्तों, आज तक जितने भी सच्ची घटनाओं पे आधारित जितनी भी फिल्में बनी हैं, चाहे वो कोई भी हो, इतिहास से जुड़ी हुई हो या कोई सच्ची घटनाओं पे आधारित हो, जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं, कोई ना कोई घटना को लेके कहीं हो गई है तो उसको लेके फिल्में बनी हैं। जैसे कि गुजरात में दंगा हुआ है, 1992 का 93 का जो दंगा हुआ है उसको भी लेके कोई फिल्में बनी हैं। तो लेकिन ये जो इतनी फिल्में बनी है तो एग्जैक्ट वैसी की वैसी नहीं बनती है और सेम वैसी ही स्टोरी नहीं हुआ करती है। उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये देखता है कि ये फिल्म मार्केट में जाने के बाद मुझे कमाई देंगी कि नहीं देंगी, तो इसलिए उसमें कुछ मसाला लगाया जाता है, कुछ बड़ा चढ़ा के बताया जाता है ताकि लोग उस फिल्म से खींच के आए, उसके स्टोरी से खींच के थिएटर की तरफ आए और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सफल हो जाए। तो इसलिए उसमें मसाला डाला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस द कश्मीर फाइल भी जो फिल्म बनी है, इसमें एग्जैक्ट वैसी के वैसी ही स्टोरी है नहीं है। भले ही आरएसएस और बीजेपी की मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी बनी है, सच्ची बताई गई है। वो इसलिए इस तरह से कहते हैं वो लोग क्योंकि इस फिल्म से को देखने के बाद में जो हिंदू समाज का जो युवक है वो उत्तेजित हो जा रहा है, भावनात्मक हो जा रहा है और मुस्लिम समाज के प्रति वो द्वेष निकल के वो थिएटर से बाहर निकल रहा है। तो इससे वोट ट्रांसफर की जो मेंटेलिटी जो है, वोटिंग ट्रांसफर की जो मेंटेलिटी जो तैयार हो रही है, तो इससे बीजेपी को, आरएसएस को फायदा है। इसलिए आरएसएस और बीजेपी के लोग द कश्मीर फाइल को लेके नहीं, सच्ची बात है, सच्ची घटना है, ऐसा बता के उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसीलिए तो बीजेपी की केंद्र की जो सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर है वो
नरेंद्र मोदी जी भी इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, वो 2024 की लिए एक पार्श्वभूमि, एक ग्राउंड बनाने के लिए, कम्युनल ग्राउंड बना के वोटों को अपने फेवर में ट्रांसफर करने की एक रणनीति के तौर पे भी एक कश्मीर फाइल को देखा जा रहा है। इसीलिए बीजेपी आरएसएस की जितने जहां पे भी जिस स्टेट राज्य में सरकार है, वहां पे उसको कहीं आधे दिन की छुट्टी दी जा रही है, कर्मचारी को बोला जा रहा है कि जाके देखो, कहीं उसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो ये एक उनके बेनिफिट के लिए है, उनके लिए मत परिवर्तन, वोट परिवर्तन की राजनीति के लिए वो फिल्म फेवर करती है। इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज और प्रमोट और टीवी पे, चैनलों पे, हर जगह पे उसी का विषय लाया जा रहा है, ताकि कल चल के 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हम उसको कैच कर सके राजनीतिक के तौर पे। इसलिए द कश्मीर फाइल को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जबकि हम वास्तविकता अगर देखते हैं, इतिहासों के तथ्य में जाके देखते हैं, मैं चाहता हूं भारत का हर व्यक्ति इतिहास के गर्भ में जाके वास्तविकता को ढूंढना चाहिए। कश्मीर में क्या सिर्फ कितने परसेंट कश्मीरी पंडित वहां होते हैं, और वहां पे कितने परसेंट में मुस्लिम समाज रहता है, और मुस्लिम समाज और कश्मीरी पंडित के अलावा दीगर जो SC ST OBC समाज जो है या बौद्ध समाज है, ये कितने परसेंट में वहां रहता है। ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। और उसके बाद कश्मीरी पंडित वहां से कितने विस्थापित हुए, कितने कश्मीर छोड़ के गए, और कितने मुसलमानों को वहां पे अभी अब बचे हैं, और वहां पे बाकी हिंदुओं का क्या हुआ है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजों को उस फिल्म में नहीं प्रदर्शित किया गया, बताया नहीं गया, क्योंकि ये सारी चीजें बताएंगी तो वास्तविकता के करीब जाएंगे। तो फिर उसको जो कम्युनलाइजेशन के वजह से जो हिंदू मानसिकता, मेंटेलिटी, जो जज्बात, जो भावना उभर के आएंगी, लोगों की उभर के नहीं आएंगी, तो इसलिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों को फायदा नहीं था। इसलिए अग्निहोत्री ने ये सारी चीजों को देखते हुए, आरएसएस और बीजेपी की मेंटेलिटी को देखते हुए फिल्म को ऐसा बनाया है। जबकि अग्निहोत्री की अपनी व्यक्तिगत अगर जो उसकी लाइव देखते हैं, तो उसने बहुत सी बार तो उसके जो अपना ट्विटर के बहुत सारे उसके मैसेजेस और बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो बहुत बेकार और बेहुदा मैसेजेस उसके हैं कि वो कोई भी उस इंसान उसके मैसेजेस पढ़ने के बाद उसको उसके बारे में उसको ज्यादा पसंद नहीं करेगा, और ना ही वो कट्टर हिंदू है। लेकिन कश्मीर फाइल जब उसने बनाई और उसको प्रेजेंट किया, तो उसने देखा कि इसको कम्युनलाइजेशन का हवा दिया जाए तो मेरी पिक्चर 100 करोड़ के क्लब में चले जाएंगी। इसका एडवांटेज उठाते हुए, उसका फायदा उठाने के लिए वो उस तरीके के डिस्कशंस और उस तरीके के चर्चाएं करना शुरू कर दिया है। यानी अपने आप को, यानी वो बोलते हैं ना कि बेपिंदी का लोटा, वो एक जनरल भाषा में बेपिंदू का लोटा जैसा, तो अग्निहोत्री वैसा है। तो वास्तविकता में कश्मीर फाइल क्या हकीकत से बनी है? अगर उस वक्त का 1989 की से लेकर 1996 का अगर हम देखते हैं, तो 1990 से लेकर 1996 तक वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार में वो भी आरएसएस और बीजेपी के 85 खासदारों के समर्थन से बनी हुई थी, और आरएसएस बीजेपी के लोगों के कहने से ही मुफ्ती मोहम्मद शहीद को होम मिनिस्टर बनाया गया। कश्मीर के जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद है उनको बनाया गया। बाद में उनकी बेटी का अपहरण हुआ, और फिर उसके बदले में आतंकवादियों ने कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की डिमांड की गई, और फिर यही आरएसएस बीजेपी के सारे और उनकी सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने वो आतंकवादियों को छोड़ा। तो जब ये आतंकवादियों को मालूम पड़ गया कि इस तरीके से हम अपने बहुत सारे आतंकवादी भाइयों को छुड़ा सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा बार बार यही चाल चली और ऐसे बहुत सारे आतंकवादियों को छुड़ाया। इसमें उस वक्त में बीजेपी की समर्थित सरकार थी वीपी सिंह की। तो बीजेपी के लोगों ने ये चीजें क्यों नहीं सामने ला रहे? कांग्रेस को ही हमेशा क्यों घेरा जाता है? कांग्रेस की अपनी भी कुछ कमियां है, कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे काम कांग्रेस के राज में भी हुए हैं जिससे देश को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आरएसएस कांग्रेस को ही पूरी तरह से दोषी बनाती है, ये उतना सच नहीं है। मैं एज एक व्यक्ति के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, मुझे भी बात बैलेंसिंग रखनी है। मुझे भी अपनी बात को इंसाफ के तकाजे से रखनी है, सच्चाई को सामने रखना है, ना ही किसी एक तरफ झुकाव रखना है, ना ही किसी एक तरफ
ज्यादा फेवर करना है। हकीकत क्या है ये देशवासियों के सामने आना चाहिए। यही बातों को रखते हुए अगर आप ये बात करें तो आरएसएस और बीजेपी इतना ये कश्मीर फाइल को लेके क्यों प्रोपेगेंडा कर रही है? क्या कश्मीरी पंडितों पे इतना जुल्म हुआ है? आप हिसाब लगा लीजिए। अगर देश में आज तक कितने दंगे हुए हैं, आप गुजरात में 2002 का दंगा पकड़ लीजिए, उसमें जो गुजरात में जो नरसंहार हुआ था, तो कश्मीरी पंडित या कश्मीर में जितने कश्मीरी पंडित या हिंदू मारे गए उससे कई पट ज्यादा, हजारों में 3-4 हजार लोग मारे गए और कुछ का तो आज तक पता ही नहीं चला है। यानी वो आंकड़ा 3-4 हजार से भी ज्यादा का जाता है, 5-6 हजार या 10 हजार 15 हजार का भी हो सकता है वो आंकड़ा, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक छोटा सा आंकड़ा बताया जाता है 2000, 3000, 4000, लेकिन वास्तविकता में गुजरात में 10 से 15 हजार लोगों का कत्लेआम किया गया था। इतना बड़ा नरसंहार पूरी दुनिया जानती है गुजरात के नरसंहार को लेके। फिर आप भिवंडी का दंगा लीजिए, आए दिन यूपी में कितने दंगे होते हैं, मिर्जापुर से लेके और कहां। अभी योगी सरकार के दौरान ही कितने दंगे हुए हैं। जब से बीजेपी और आज की सरकार आई तो हर जगह दंगों की राजनीति होगी, मॉब लिंचिंग के जरिए। मेरठ का दंगा लीजिए, मालेगांव का दंगा लीजिए, ऐसे कितने दंगों के आप गिराएंगे तो पूरी और कितने लोगों का नरसर हुआ। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा समाज मारा जाता है और कौन सी कौम मारी जाती है, मारी गए सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसके ऊपर अगर बात करें तो भारत के अंदर में सबसे ज्यादा मारी जाने वाली कौम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और ओबीसी, एससी, एसटी। क्योंकि दंगा जब होता है हिंदू मुस्लिम का तो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बना के पेश किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ में खड़ा कर दिया जाता है। कोई भी पंडित या ब्राह्मण, न क्षत्रिय न वैश्य मारा जाता है। मारा कौन जाता है? ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमान, यही मारे जाते हैं आपस में दंगा करके, और दंगा करके इनको लड़ाया जाता है। हिंदू बोल के इनको आगे किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ में भड़काया जाता है। यह भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति का एक इतिहास है इस तरह की। लेकिन दोस्तों, कश्मीर फाइल की जगह मैं आपके सामने कुछ ऐसी मुद्दे कुछ ऐसी क्लिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप देखिए और सोचिए। कुछ ऐसे कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने अपने बातों को रखा, जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक क्लिप रख रहा हूं, तो वो क्लिप देखिए और आप खुद फैसला करिए। कई कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित कहते हैं कि भाई हम वहां पे आज है, जो कुछ भी अच्छे है तो वहां के मुसलमानों की वजह से ही अच्छे हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर के मुसलमानों की तारीफ की और कहते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, उनकी वजह से आज हम सही सलामत है। ये दूसरा पहलू आरएसएस, बीजेपी के लोग क्यों नहीं दिखाते? ये दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते? वहां पे कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो वहां पे हमले की, जो टेररिस्ट हमले हुए, उसमें जैसे कश्मीरी पंडितों को मारे गए, तो कश्मीरी पंडित से कई ज्यादा वहां पे कश्मीरी मुसलमान मारे गए। ये आरएसएस, बीजेपी के लोग ये आंकड़े क्यों नहीं दिखाते? दोस्तों, इस आंकड़ों के ऊपर क्यों नहीं चर्चा होती? तो आइए देखिए तो हमारे कुछ कश्मीरी भाई क्या कहते हैं, तो सुनिए। जिक्र कश्मीरी पंडितों का हो तो यादें घाटी से पलायन की ताजा हो जाती हैं। उस दौर में कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने हिंसक घटनाओं के बाद भी कश्मीर नहीं छोड़ा। तमाम दिक्कतों के बावजूद घाटी में ही बने रहे। जिन कश्मीरियों ने अपना घर नहीं छोड़ा उनमें से एक रानीपोरा गांव के लोग भी हैं, जहां गंजू परिवार की 3 पीढ़ियां रह रही हैं। आइए जानते समझते हैं कि आखिर कैसे बीत रही है घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों की जिंदगी और क्या है उनकी समस्याएं। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला, जहां साल 1986 में सांप्रदायिक समस्या शुरू हो गई, साल 1989 तक दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अधिकतर पंडित परिवार अपना घर-बार छोड़कर चले गए। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए उन पर सरकारें मेहरबान थी, लेकिन घाटी में ही रह रहे पंडितों की स्थिति आज भी बदहाल है। घाटी के रानीपुरा में गंजू परिवार रहता है। उनकी तमाम समस्याएं हैं।
परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्या 86 साल की लक्ष्मी आज भी उस घटना को याद करते हुए सिसक पड़ती है। उन्होंने बताया, विस्थापित पंडितों की तरफ सभी राजनीतिक दलों ने ध्यान दिया, उन्हें सरकारी मुआवजा मिला, शिक्षा और रोजगार में भी कोटा मिला, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हिंसा के दौर में जब हम निशाने पर थे तो हमारे मुस्लिम पड़ोसी ही हमारे काम आए थे। उन्होंने उग्रवादियों से हमारे मंदिर भी बचाए थे। लक्ष्मी के बेटे अशोक कहते हैं, हमारे पास घर छोड़ने के लिए संसाधन नहीं थे, ना ही जम्मू में जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूंजी। मेरे माता पिता भी गांव और अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे। हमने भगवान और अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा जताया। अभी आपने देखा किस तरह से हमारी बहन भाई जो कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज या जात या धर्म के हो, उनकी अपनी जो समस्या है तो वहां से राजनीति से पीड़ित है। और कश्मीर पाकिस्तान से बॉर्डर से लगा रहने से पाकिस्तानी टेररिस्ट वहां पे घुसपैठ करके किस तरह से वहां पे जुल्म सितम ढाते हैं, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन भारत के कुछ पॉलिटिकल लोग इसका दो मजहब में द्वेष निर्माण करके अपनी सत्ता हथियाने की राजनीति कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने दूसरी और एक कश्मीरी भाई की एक और क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। आप भी छापी हैं कि किस तरह मिलिटेंसी के दौर में आबादी के हिसाब से भी परसेंटेज निकाला जाए तो सर्वाधिक जो हत्याएं हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की हुई हैं और वो हजारों में हैं। तो इसलिए ये मानना सिर्फ कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान सिर्फ एक कम्युनिटी या एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म, एक संप्रदाय के लोगों को केवल निशाना बनाया गया, ये बात बिल्कुल सच से परे है। ये सच नहीं है। वहां के हर तरह के लोगों पर हमले हुए और सर्वाधिक जो टारगेटेड निशाने पर जो लोग रहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहे। विस्थापन एक अलग प्रश्न है और विस्थापित भी जो लोग हुए उस दौरान भी, मिलिटेंसी के दौरान भी, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी विस्थापित हुए हैं। इस बात को कोई नहीं कहता। आप दिल्ली, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, तमाम जगहों पर आप देख लीजिए, यहां तक कि विदेशों में भी देख लीजिए, आप विदेशों में भी देख लीजिए, टर्की से लेकर अमेरिका तक, न जाने कितने कश्मीरी आपको मिल जाएंगे जो विस्थापित होकर गए हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं बताता। ये देखिए, आपने अभी तक के दो मैं ऐसे क्लिप्स दिखा चुका हूं जिसके में कश्मीरी पंडितों ने वहां के मुसलमानों की और वहां की बातों से किस तरह से मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का साथ दिया और वहां पे ही बसने के लिए उनकी मदद की। ये सारी चीजें बताई गई है। अब देखिए, कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का जो मदद किए है, लेकिन कश्मीर फाइल में बताया गया है कि वहां पे मुसलमानों ने कश्मीर के लोगों पे जुल्म किया है, जबकि ये सच नहीं है। जुल्म किया है तो पाकिस्तानी टेररिस्टों ने किया है, तो वो किया है तो कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीरी मुसलमानों पे किया है, कश्मीरी बाकी हिंदू पे किया है, कश्मीरी बौद्धों पे किया है, कश्मीरी सिख पे किया है। यानी टोटली भारतीय लोगों पे टेररिस्टों ने जुल्म किया वहां पे आके। लेकिन बताया यह जा रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित। ये कहां का इंसाफ है? इसमें राजनीति की गंध नहीं तो और क्या आ रही है दोस्तों। ये 2024 में लोकसभा इलेक्शन को देख के ये हवा बनाने की सियासत नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, बात लेती है हम कश्मीरी पंडितों को लेके जितने भावनात्मक हो गए हैं कश्मीर फाइल देखे, तो मैं आपके सामने सिर्फ गुजरात के दंगों को लेके दो ऐसी क्लिप्स मैं आपके सामने रख दूंगा जो कि नेशनल टीवी चैनलों पे बताई गई है। मैं उन्हीं से लेके वो क्लिप मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप वो दोनों क्लिप देख लीजिए और कहिए कश्मीरी पंडितों का अपना दर्द है
तो फिर गुजरात के दंगा पीड़ित जिनके परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, यहां तक कि प्रेग्नेंट औरत का पेट काट के उसका बच्चा निकाल के उसको 2 टुकड़े तलवारों से कर दिए गए। 3 महीने के बच्चे को जिंदा आग में डाल दिया गया उसकी मां के सामने, आंखों के सामने। ये जो बयां कर रहे हैं, इनकी भावना का क्या? बंद का ऐलान है। तो जुमेरात का दिन था, बंद के ऐलान में लोग ने ऐसा काम कर गए। 25-25 हज़ार इंसान के टोले इधर से कृष्णा नगर से और इधर कुबे नगर से, इधर नरोडे से सब भेगी होके आ रहे थे। किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में कुड़गल है, किसी के हाथ में चवने की थैली है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, केसरी पट्टी बांधे हैं सर पे, पियले हैं, खायले हैं, क्या बात है। वहाँ पर जो एसटी वर्ग के सामने वो कोटनानी मायावती जो बड़ी है बीजेपी की, जैसे वो कोटनानी है ऐसे ही धमाल चालू। हमने बोले यार ये तो हंगामा जोरदार है। तो जैसे हमारे ऊपर आने लगे, हमारे पास तो हथियार खुद नहीं थे। लेडीज जेंट्स देख रहे थे खड़े रह के मिलने के अंदर कि भाई चलो अंदर, औरतें बच्चों को लेके चलो, ये तो टोला बहुत जोरदार आ रहा है। वहाँ पर एक मद्रासी का एक अपंग लड़का दुकान लगा के बैठा था गल्ला, उसने बंद करने के चक्कर में था, उसको जिंदा गल्ले के साथ जलाए पहले स्टार्टिंग। दूसरे आसिया का आदमी था, उसको पेशाब के जगह पे मार के इन्हें खलास कर दिए, काट के फेंक दिए। तो हमने वो देखकर हमने परेशान हो गए। तो हम लोग सीधा हमारी बीवी बच्चों को लेके चलते चलते मेरा 3-4 बज गए। उसको इन्हें दोपहर का टाइम खत्म हो गया, 4 बज गए। मकानों को लूटना, जलाना ऐसा करने लग गया। बोले ऊपर से ऑर्डर आ गया, सबको, मुसलमान को एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको खलास करेंगे। देखो अभी 1-2 कलाक में क्या होता। तो उतने में बोमा बम होने लगी। 7 बजे का टाइम, हम नीचे जाके देखते तो हमारे बीवी बच्चे वहां पे नहीं है। फिर हम भटकते और ढूंढते ढूंढते गए तो हमारा वहां पर बीवी बच्चे जलने लगे हमारे। फिर हमने वहां से वापिस आया, हमारी सुफिया बोल के थी, उसको बचाने के लिए गया। फिर हमारे को वार हो गया, तलवार से हमको मारे, हम बेहोश हो गए 2 कलाक, सर फूट गया पूरा। हम बोले कि मर गया बोलकर वो लोग छोड़ दिए हमको, हम बच गए अल्लाह के करम से। फिर हमने जवान नगर में अंदर आ गए, वहाँ से गंगोत्री नगर से। तो हमारा लड़का और 2 फैमिली, बीबी बानू का आदमी, वो लोग जल के पानी की टाकी में डूब रहे थे, रो रहे थे बहुत खराब। मैं बोला याशीन बेटा, अब्बा बोलते ही मैं बोला मेरा बेटा मिल गया। जब हमारे बेटे को बोला कि बेटा क्या हुआ, तो पूरी तमाम जो है ना, ये चेहरा पूरा जला हुआ, ये जला हुआ, ये भाग जला हुआ, सीधा हाथ सीधा पैर पूरा जला हुआ, इन्हें फूल गया था वो। मैंने बेटा सब्र कर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर मैं बोला यहाँ पर बैठ ऊपर तेरे खाला के पास, मैं ढूंढ के आता हूँ तेरे अम्मीनों को। अरे वो तो जल रहे हैं बोले। लड़का जैसा बोला उसको वहाँ पर सिप करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट के इन्हें फेंक रहे थे, रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं। और मैं किसी के सामने बोलूं तो रब सुनता है। मेरे कोई शौक नहीं है पैसों का वगैरह, कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक मजबूरी में एक धंधा लगा के बैठा हूं कि मेरा ध्यान बाहर हो जाए, नहीं तो मैं पागल हो गया था। वहां से इतनी परेशानी में फिर हमने कैसे भी मुसीबत में हमने बचाए, कितने को बचा दिया। एक औरत का रेप वहां पर ऐसा होगा, उसकी डिलीवरी शाम तक होने वाली थी, 7 बजे तक का डिलीवरी होगी, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। 7 बजे डिलीवरी हो रही है, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। जब उसका पेट चीरकर बच्चा जिंदा निकालकर तलवार से 2 टुकड़े कर रहे हैं वो लोग, और जिंदा बच्चा निकला। तलवार से पेट चीरकर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की थी, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो।
जिसको देख रहे हैं मजिद भाई, चाचा बचा लो, हम क्या बचा सके। गुजरात दंगों का जो मंजर शकीला ने अपनी आंखों के सामने देखा है वो दिल को दहला देता है। उन्होंने देखा है अपनी बूढ़ी माँ और परिवार के 3 महीने के छोटे से बच्चे को आग में झुलसते हुए। उन्होंने देखा है कि कैसे जिन हाथों पर वो राखी बांधा करती थी, उन्हीं हाथों ने उनके पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया। शकीला बानो अहमदाबाद की रहने वाली हैं। हाँ, अहमदाबाद की हूँ। 28 फरवरी 2002 को आप कहाँ थी? मैं अहमदाबाद में थी। क्या हुआ था उस दिन आपके सामने? 2002 में बहुत बड़ा दंगा हो गया था। सुबह जो 9 बजे से लेके चालू हुआ था। एक दिन पहले तो जो गोधरा कांड में हुआ था, उसके दूसरे दिन हमारे वहाँ हुआ अहमदाबाद में। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भाग भाग के हम थक चुके थे। एकदम कोई ढाबे पे छुप गया था, कोई कहीं छुप गया था। हमारे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे थे। हमारा पूरा परिवार था, हमारे परिवार में पूरा 8 इंसान थे। भागम भागे में मेरी मम्मी और हम लोग सब बिछड़ गए। हम लोग इस साइड रह गए और मेरी मम्मी, मेरे भाभी, मेरे भाई, जो बच्चे 4 बच्चे थे, सब मेरी मम्मी उन लोग को उधर लेके चली गई। बहुत भीड़ थी उस टाइम, तो हम बिछड़ गए वहाँ पे। मेरा परिवार अलग हो गया, मेरी बहन का अलग हो गया और मेरी मम्मी लोग हमसे वहाँ बिछड़ गए। तो जैसे मेरे मम्मी लोग आगे बढ़े ना, ऐसे उसने टोले को इशारा करा कि बोले इन लोग आ रहे इधर। तो जैसे कि ना जिंदा पेट्रोल डाल के आग लगा दी उन लोगों को। मेरा भतीजा 3 महीने का था, उसको जिंदा आग में हमारे आंखों के सामने फेंका गया। और मेरा भाई था, तलवार से उसकी गर्दन हमारी नज़रों के सामने काट दी गई। हमको तो रोए चिल्लाए, बहुत हमने तो करे कि हमारे परिवार को जाने दो, हमको माफ़ कर दो, हमने गुनाह कोई नहीं किया, जिसने गुनाह किया उसको तुम मारो। ऐसा सर काट के हमारे कदमों के आगे पड़ा था मेरे भाई का। 2 ही भाई थे हमारे। 3 महीने का जो लड़का था वो बोले तेरे बच्चे को भी हम देख तेरा क्या हाल करते। 3 महीने के बच्चे को गोद में से छीन के ऐसी आग लग रही थी, वो आग में उसको डाल दी। तो हमारा पूरा परिवार, एक भाई बच गया था, उसको लग गई तलवार, मारे उसको सर में, पूरा जल गया हुआ था। फिर उसको वाड़ी वाली VS में उसको दाखिल करे, उसका इलाज करा। फिर उसको 3 दिन जी के बड़ा वाला भाई भी मेरा मर गया। फिर मेरा भतीजा बच गया, यानी 2 बच्चे बच गए अक्खे परिवार में। जिसका माँ चला गया, जिसका बाप चला गया, आज मेरे भाई के बच्चे 2 यतीम हो गए। ना माँ है ना बाप है। दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। आज हमको कुछ त्यौहार होता है, कोई कुछ अच्छा मौका आता तो हमको परिवार की याद आती है। आज हम पे, हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है, कोई नहीं है। इस तरीके से जला दिए थे कि हमारे परिवारों को देखो ना, ऐसे लाश एकदम जला गए, जैसे कोलसे की तरह लाशों को कर दिए थे। इतनी लाशों का ढेर हो गया था। और उधर से कुआं है हमारी तरफ, वो अक्खी कुएं से लाश भरा गई थी। काटते गए ना, वो कुओं में डालते गए। जिस टाइम रात को फिर सालम कैंप की गाड़ी है ना, तो ऐसी लाशें पड़ी, हम लोग लाशों के ऊपर से पैर रख रख के हम चले गए। इतनी लाशें, इतनी बच्चे कटे हुए, इतने लोग कटे हुए, इतने जले हुए। उस टाइम तो हमको तो ये भी नहीं था कि हमारी लाशों को हम लेके जा रहे। हमारी लाशें तो हम पहचान भी नहीं पाते इस तरह। कश्मीरी पंडित इंसान है और गुजरात में मरा हुआ जिन पे दरिंदगी की गई है, क्या वो इंसान नहीं है? तो ये भेदभाव क्यों? क्यों? कश्मीरी पंडित हिंदुस्तानी है, गुजरात में दंगों में मरा हुआ जो मुसलमान है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं था? ये दोगली राजनीति क्यों? ये दोगली सियासत क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? मेरा सवाल भारतवासियों से है। जय हिंद।